हाँ जी, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में पहला इंपॉर्टेंस क्या है अपना, कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स मीनिंग आरबीसी की हम बात कर रहे हैं। ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% 0.9% W/V NaCl। यानी कि जब हम इसमें देखते हैं तो जो अपनी ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड सेल्स NaCl के आइसोटोनिक होती हैं, और उस NaCl के लिए कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.9। ठीक है भैया। अब हम इसमें दो कंडीशंस पढ़ते हैं कि इफ ब्लड सेल्स आर kept in more concentration than 0.9% of NaCl। आगे हमने ब्लड सेल्स को किसमें रख दिया, कंसंट्रेशन ज्यादा है NaCl की 0.9 से। हाँ तो बेटा अब ये बताइए आप कि ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा। हाँ जी, ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा, लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन साइड में। देन ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम, अजी कंसंट्रेशन किसकी कम है, जब ये दोनों आइसोटोनिक हैं तो इसका मतलब ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.9%। हमने NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, और NaCl की जब हम कंसंट्रेशन इसमें बढ़ा देंगे तो ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन कम हो गई, NaCl की ज्यादा हो गई, तो क्या होगा ऑस्मोसिस, फ्रॉम ब्लड सेल्स टू NaCl। अब इस कंडीशन में ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, ब्लड सेल्स से किधर की तरफ हो जाएगा, NaCl की तरफ। हाँ जी, क्या होगा भैया, जब ब्लड सेल्स से पानी निकल जाएगा, एज अ रिजल्ट ब्लड सेल्स बिकम श्रंक, बिकम कोलैप्स और श्रिंक। ब्लड सेल्स क्या होंगी, उस कंडीशन में सिकुड़ जाएंगी। यदि हम ब्लड सेल्स को 0.9% से ज्यादा सेलाइन वाटर या NaCl के सॉल्यूशन में रखें तो वो ब्लड सेल्स क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। हाँ जी, बात समझ में आई बेटा, ये बोलो बेटा। यस सर, आ गई। इसका सेकंड पार्ट आप लिखें, जब हम कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो क्या होगा भैया, 0.9% से कंसंट्रेशन कम करेंगे तो क्या होगा, ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, NaCl टू ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स के अंदर पानी बढ़ता जाएगा। एक मिनट देख लो, मैं डायग्राम से और समझा दूं आपको। ये हमने सैलाइन वाटर लिया है और ये भी सैलाइन वाटर है। इस सैलाइन वाटर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है मोर देन
0.9%। इसमें हमने क्या रख दिया है, क्या रख दी, ब्लड सेल्स। जैसे ही हम इसमें ब्लड सेल्स को रखेंगे तो ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, ब्लड सेल्स से बाहर की तरफ, ये हो रहा है ऑस्मोसिस। और जैसे ही ब्लड सेल्स के बाहर की तरफ होगा तो ये क्या होंगी, ये इस तरीके से सिकुड़ जाएगा, तो क्या होगा, ये सिंक हो गई। ठीक है भाई। और जब इसका अपोजिट करेंगे तो ब्लड सेल्स के अंदर वाटर जाएगा और ब्लड सेल्स क्या होंगी, बस्ट हो जाएंगी। जैसे ही वाटर अंदर की तरफ जाएगा ब्लड सेल्स फूलेंगी और फूल के क्या हो जाएंगी, वो बस्ट हो जाएंगी। तो दो कंडीशंस इसकी होती हैं। हाँ जी, बात क्लियर बेटा? इसको लिख लो और दूसरी कंडीशन लिखो फटाफट। हाँ बेटा, लिख लिया? चले अगला देखें। Water is reached at upper part of stem. Stem due to osmotic pressure. हाँ भैया, बायोलॉजी वाले बच्चों ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी थी और प्लांट फिजियोलॉजी में आपको बताया गया था कि प्रेशर जो होते हैं अपने अलग अलग तरीके की हैं जो प्लांट्स में लगते हैं। टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर। इस तरीके से प्रेशर्स की हेल्प से ही क्या होता है, पानी रूट से होता हुआ, रूट से स्टेम के द्वारा ऊपर चढ़ता है, तब तक कहां पहुंचता है, अपर पार्ट तक पहुंच जाता है। अगला पॉइंट देखें हम इसमें। अगला है मीट इज प्रिजर्व्ड बाय एडिंग ऑफ सॉल्ट and fruits are preserved by adding sugar. हाँ बेटा, बेटा आप ये बताएं कि यदि हम फलों को रख दें कहीं पर तो फल खराब क्यों हो जाती हैं?
हाँ जी चिराग बेटा। यस सर। बेटा क्यों होते हैं, क्या रीजन होता है? सर नहीं पता। कनिष्का नहीं पता सर। सर वो रिएक्शन कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के साथ किससे? शायद गैसेस वगैरह होती हैं या फिर मॉइस्चर होता है जो एटमॉस्फेयर में। देखो किसी भी वेजिटेट मतलब अपन बात कर रहे हैं फ्रूट्स की या फिर जो अपन बात कर रहे हैं मीट की, इन दोनों में ही वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ही ये क्या होते हैं, स्पॉइल होते हैं। अब जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं इसमें, सॉल्ट या फिर शुगर डाल रहे हैं, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस की वजह से वो कहाँ होगा, मीट या फ्रूट से बाहर निकल के आ जाएगा और जैसे ही वो वाटर बाहर निकल के आएगा तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा वहां पर कि पानी ना होने से वो स्पॉइल नहीं होंगे। तो यहां भी हमने क्या लिखा है कि वही काम किया है कि इसको प्रिजर्व करने के लिए पानी को क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं, सो दैट वाटर इज इलिमिनेटेड फ्रॉम मीट एंड फ्रूट्स। बात क्लियर हुई भैया? सर अगर पानी निकाल लेंगे उसमें से तो वो खराब नहीं हो जाता ना। अचार देखा है आपने, अचार खाया है? हाँ आमी का जब अचार डालते हैं, आमी कितनी मोटी होती है हाँ और कुछ टाइम बाद उस आमी का साइज जो होता है वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है और सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ी वो, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल आमी के अंदर था वो निकल गया। ठीक है बेटा? हाँ सर आ गया। हाँ जी लिख लिया बेटा? यस सर। अगला लिखें, during preparation of pickles, preparation of pickles, first of all the pieces of raw mangoes are placed in raw mangoes are placed in concentrated salt. Water is eliminated from epidermis of mangoes by osmosis. So the pieces of mangoes are completely dried
So the pieces of mangoes are completely dried, by which the pickles can be made easily. हाँ जी, अभी बताया था कि आमी जो होती है, जब हम आम का अचार डालते हैं तो पहले आमी के छोटे छोटे पीसेस को नमक के पानी में डाल देते हैं, जिससे कि उसका जो पानी है वो एलिमिनेट हो जाए। उसके बाद फिर अचार डाला जाता है, जिससे उसमें पानी नहीं रहेगा, तो वो ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहेगी। अब बेटा कृतिक, यस सर। बेटा सब्जी वाले आते हैं घर के पास, यस सर। वो सब्जी पर पानी का छींटा क्यों मारते हैं बेटा? पता नहीं सर। देखो, अगली जो अपने लिए इंपॉर्टेंस है वो यही है कि जब हम वेजिटेबल्स को देखते हैं तो धीरे धीरे वेजिटेबल्स के अंदर का पानी क्या हो जाता है, कम होने लगता है, वो सूखने लगता है। तो उसमें बार बार पानी के छींटे मारने से क्या एडवांटेज होता है कि वो जो आपके वेजिटेबल्स हैं, वो वेजिटेबल्स धीरे धीरे उस पानी को ऑस्मोसिस से अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे सब्जियां हमें फ्रेश लगती है। ठीक है भाई, तो अगला लेके, if vegetables are kept outside, if vegetables are kept outside for some time, then these become soft. These become soft. If these are placed in water, if these are placed in water, for some time, then these regain water for some time, then these regain their original hardness and luster, Lustre. In this position, the compensation of water is due to osmosis of fresh water. हाँ बेटा, एनी डाउट? सर एपिडर्मिस मतलब क्या होता है? बेटा ये आप मैथ के हो, इसके लिए पर नहीं पता। एक्चुअल में क्या होता है कि जो अपनी स्किन होती है, या प्लांट्स की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनमें क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है स्किन में। उस स्किन के हम पार्ट्स को बताते हैं, एक एपिडर्मिस होती है, तो बाकी के और कौन कौन से होते करते? सर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मेसोडर्मिस। एपिडर्मिस, एक्सोडर्मिस और मीजोडर्मिस, तीन होती हैं ये।
तो उसी को हम यहाँ सर एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस होती है सर, एक्सोडर्मिस नहीं। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मीजोडर्मिस। ठीक है बेटा, तो ये आपके जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के जो स्किन है, स्किन की जो मेम्ब्रेन है उसके पार्ट्स होती हैं, उसके लिए अपन यहाँ पर यूज करते हैं इसको। क्लियर? यस सर। सर नेक्स्ट, सर जो फ्रूट की मेम्ब्रेन होती है वो एसपीएम की बनी होती होगी। क्या बेटा? जो फ्रूट की जो सरफेस होती है एसपीएम की बनी होती है। ये बेटा जितनी भी अपनी मेम्ब्रेन होती है ना जनरली प्लांट्स में और एनिमल्स में, वो सभी एसपीएम के को इक्वल काम करती है। ठीक, चलो आगे देखें आप। अगला पॉइंट देखें, एबनॉर्मल बिहेवियर of solute particles. Abnormal behavior of solute particles. हाँ बेटा, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने वो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ही हैं, इसमें अंतर अलग कुछ नहीं है, बस उनमें हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है भाई, देखो अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। पहली बात कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। दूसरी बात राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा हो, और तीसरी कंडीशन अपनी थी कि कंपाउंड, एक कंपाउंड जो सॉलिड हम डाल रहे हैं वो कौन सा था, वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बस पॉइंट वहीं से उठ के आता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा। ठीक है, पहला पॉइंट, if solute particles cannot dissociate or associate, then the number of particles remain constant. If solute particles cannot dissociate or associate, then the number of particles remain constant. In this condition, the colligative properties remain constant, and it is called normal or theoretical colligative property or behavior. In this condition, the molar mass of solute is called theoretical molar mass. हाँ बेटा, समझो बात को। देखो आपसे कहा, हमने पहले ले लिया ग्लूकोज, और मैंने जब पानी में ग्लूकोज घोला है तो ग्लूकोज के 50 मॉलिक्यूल्स पानी में डिसॉल्व किए। अब यदि हम देखें ग्लूकोज आयोनाइज नहीं होता है ना एसोसिएट होता है, तो यदि आप 50 मॉलिक्यूल्स डालोगे तो बाद में भी कितने मिलेंगे, हमें 50 ही मिलेंगे। तो क्या होगा, इस कंडीशन को जितने आपने डाले हैं यदि सॉल्यूशन में उतने ही दिखाई दें, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन। और इस जगह मोलर मास को हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल मोलर मास। इसी की जगह हम NaCl ले लें,
हाँ चिराग, यदि हम NaCl को पानी में डालते हैं तो कैसे टूटता है? Na+ और Cl- में। Na+ और Cl- में। एक NaCl कितने पार्ट्स में टूट रहा है? एक Na और एक Cl में, 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में। तो यदि आप पानी में 50 NaCl डालते हो तो थ्योरेटिकल कंडीशन क्या है, हमने प्रैक्टिकल क्या, मतलब हमने जो डाला है, हमने जो मटेरियल लिया है वो कितने मॉलिक्यूल्स लिए? 5 पार्टिकल्स लिए, सॉरी 50 पार्टिकल्स लिए, और जैसे ही वो पानी में पहुंचेंगे टूट के कितने हो गए? एक से कितने हो रहे थे? 2। तो टोटल हम जैसे ही हमने उसमें 50 डाले तो 50 से कितने हो गए टोटल? 100। और हमने शुरुआत में पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर पहुंचे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे ही बदले तो रिजल्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। क्लियर भाई? यस सर। हाँ, ये लिख लिया? नो सर। चलो देखें आगे। चिराग लिख लिया ना बेटा? नहीं सर, नहीं लिखा अभी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से, तो बाद में ले लिख लिया लेना। सर, ले लिया। चलो देखें फिर। ले लिया। हाँ जी, इसमें एग्जाम्पल लिखोगे C6H12O6, यूरिया, सुक्रोज, ये सभी इसी तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। केस सेकंड, इफ solute molecules can associate or dissociate in solution, then the number of particles are changed. As a result, colligative properties are also changed. This condition is called abnormal or observed colligative property and molar mass. एग्जाम्पल से समझिए, मैंने आपसे कहा NaCl है, कितने NaCl ले लिए? 50। जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे किसमें टूट गए? Na+Cl-। जैसे ही जो Na+Cl- में टूटेंगे तो 50 इसके टोटल कितने हो गए? 100 पार्टिकल्स। तो इस कंडीशन को, जो शुरुआत की कंडीशन है जो हम करते हैं, ये कहलाती है थ्योरेटिकल कंडीशन और ये कहलाती है ऑब्जर्व्ड कंडीशन। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल एसोसिएशन का, यदि हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड में डाइमराइजेशन मिलता है, यानी कि 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाते हैं। यदि हम इसके 50 लें, ध्यान से देखना बेटा इधर बोर्ड पर, 2 से कितने हो रहे हैं? 1। 2 मॉलिक्यूल से कितने हो गए? 1। तो 50 मॉलिक्यूल से कितने होंगे? 25। ये वही कंडीशन अपनी थ्योरेटिकल, और ये क्या हो गई? ऑब्जर्व। अब ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 50 से कितने हो रहे हैं? 100। तो यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। यहां 50 से कितने हो रहे हैं? 25। तो यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। बोलो भाई, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर आ गया। चलो लिखो फटाफट बेटा इसको। आओ हाँ बेटा लिख लिया, लिख लिया बेटा। लिख लिया, चलो देखें आगे। देखें ध्यान से देखना बेटा इधर आओ। नेक्स्ट want ऑफ फैक्टर, want ऑफ फैक्टर। कुछ बच्चों ने बीच बीच में कई बार क्वेश्चंस भेजे थे जो इसके थे। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? आई से। होता क्या है? द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is called want of factor। want of factor क्या है कि जब हम I is equal to observed colligative property upon theoretical colligative property। ऑब्जर्व कौन सी? जब मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहे हैं। थ्योरेटिकल कौन सी? जो हमने शुरुआत में डाले हैं वो। जैसे हमने NaCl के मॉलिक्यूल्स कितने डाले थे? 50 और कितने हो गए थे? 100। तो 50/100। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है I is equal to observed number of particles upon theoretical सर 100/50 होगा ना? particles। तीसरा फॉर्मूला होता है I बराबर theoretical molar mass of solute upon observed molar mass of solute। क्लियर बेटा? ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको हमें यूज करना है, अप्लाई करना है। पहले इनको लिख लें। आज बेटा विशाल कौन है?
विशाल, विशाल, विशाल कौन है भाई?